ट्वेल्थ पास कर लिया आप सब लोगों ने, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। मैथ्स रीजनिंग थोड़ी बहुत डामाडोल या कमजोर कह सकते हैं। अंग्रेजी भी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, अधिकारी बनना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वह यह है कि क्या ट्वेल्थ के साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, या अगर हम शुरू करें तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको लेकर के जाएं। तो इस तमाम तरह के सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप सब लोग जरूर से जरूर देखिएगा, आपके इस तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। अब अमूमन होता क्या है कि हमारे यहां एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, आप सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से। हम सब लोग 10वीं पास करते हैं और जैसे ही हमने 10वीं पास किया, हमारे यहां एक क्रेज है, मतलब कि हमारा साइंस में इंटरेस्ट हो या ना हो, या तो हमें भी नहीं पता होता है कि वाकई क्या हम साइंस के लिए बने हैं, क्या वाकई हमें आईआईटी करना है, लेकिन क्यों करना है इसके पीछे का कारण हम नहीं दे पाते हैं, या मेडिकल करना है लेकिन क्यों करना है, सिवाय इसके कि पापा चाहते हैं या समाज हमारा चाहता है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने। हम ज्यादातर लोग इसके पीछे का लॉजिक नहीं दे पाते हैं। इसके पीछे का हमारे यहां बिहार में एक जबरदस्त सोच है कि 10वीं के बाद ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज होते हैं वो साइंस लेंगे, जो थोड़े से मीडियोकर बच्चे होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, और जिनका कुछ पढ़ाई में खास इंटरेस्ट नहीं लेता वो आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। एक बहुत ही गलत सोच हम कह सकते हैं इसको कि हमारे यहां पनप गई है। और हम देखते हैं इसका रिजल्ट कि ऐसे बच्चे जिनका इंजीनियरिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर बन तो जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें उसकी गलती नहीं है, वो कहां से अच्छा बेहतर कर पाएगा। या ऐसे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, करते 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 नहीं हो पाता है, ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए और फिर उसके बाद हम क्या करें अब समझ में ही नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि यहां पे आपका जो एक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं आपका डिटरमाइन हो रहा है या डाउन हो गया। लेकिन इस वीडियो में आपके इस समस्या का हल आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर रहा होगा बीपीएससी में, या स्टेट सिविल सर्विस अधिकारी बनने में, या फिर आपको ऑफिसर बनने का इंटरेस्ट जरूर रहा होगा। आप हमारे राज्य की सेवा करना चाहते हैं एज ए एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, या फिर जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट या डीम जो आपके पोस्ट है उस पोस्ट को पा करके। तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जब हम 12वीं करते हैं तो यह हमारे मन में आता है कि सर शुरू कहां से करें, क्या इसके लिए कोचिंग करें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जैसे जो साइंस वाले बच्चे होते हैं या फिर जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा आईआईटी में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं से कोचिंग लगा देते हैं और ऑफर भी करते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो क्या हमें इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है? जवाब है नहीं। कैसे नहीं? तो फिर कैसे शुरू करें? तो मैं आपको बिल्कुल एक ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूं। इसमें जो प्रोस्पेक्टिव हम लेकर के जाते हैं, हमारा कुछ ये प्रोस्पेक्टिव होगा और इसके इर्द गिर्द हमारा ये वीडियो आपके घूमेगा। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर कब शुरू करें, मेंस आंसर राइटिंग कब से करें, सिलेबस कैसे मदद करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस्तेमाल हम कैसे करें, और क्या कोचिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, यानी कि शुरुआत कैसे करें। तो कहा जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके नब्ज को पकड़े और बता दे कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से जो इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, एक हालांकि किसी भी एग्जाम्स के लिए अप्लाइड होगा, लेकिन जब हम बीपीएससी की बात करें तो इसी की बात हम लोग करते हैं। तो उसका जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका जो सिलेबस होगा, ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। वो उसी डॉक्टर की तरह है, वो उसी नब्ज की तरह है जो आपको बताएगा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो है वह आपको बता देगा आपके नब्ज को देख के कि आपकी बीमारी है, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको बता देंगे कि आपकी तैयारी का पैमाना क्या होगा, अप्रोच क्या होगा। जैसे लेट अस सपोज कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा और आपने सिलेबस को देखा, तो आप सिलेबस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का मोर और लेस पैटर्न अगर देखा जाए तो वही है। पहले प्रीलिम्स होता है,
प्रीलिम्स के बाद यह बेसिकली छटनी के लिए होता है कि ऐसे बच्चे जो सीरियस हैं या फिर ऐसे बच्चे जो नॉन सीरियस टाइप है उनको थोड़ा सा किया जाए। हालांकि इसमें जो सीरियस होते हैं वो भी छट जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मली अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है मेंस की परीक्षा, जो कि मुख्य परीक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो मुख्य परीक्षा है, ये मुख्य परीक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहीं से आपका मेरिट लिस्ट आपके बनता है। और फिर उसके बाद जो तीसरा पोर्शन आता है वो आपका होता है इंटरव्यू का पोर्शन। और ये जो 3 आपके प्रोस्पेक्टिव है, मोर और लेस आप किसी भी सिविल सर्विस परीक्षा में जाए तो आपको यही 3 प्रोस्पेक्टिव आपको नजर आते हैं। तो अब हमारा अप्रोच क्या होता है शुरुआत से, कि शुरुआत में हमें क्या करना है कि भाई एटलीस्ट हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। और हमारे पास जब सिलेबस होगा ना तो हम सिलेबस से एटलीस्ट डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है। अब ऐसे बच्चे जो 12वीं पास हैं उनके लिए सिलेबस को समझना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ओवरऑल एक आइडिया तो आपको जरूर लग जाएगा कि हाँ भाई हमको हिस्ट्री पढ़ना है, हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, हमको पॉलिटी पढ़ना है, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, हमको बिहार स्पेशल पढ़ना है, कुछ चंद सवाल मैथ के भी होंगे, एक प्रोस्पेक्टिव क्रिएट हो जाएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि सर हम इसकी शुरुआत कैसे करें, कहां से करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमारा दूसरा सवाल था, एनसीईआरटी कब शुरू करें। तो देखिए आप लोग के पास एक एडवांटेज है। अब बोलेगा क्या एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोग के पास यही है कि आप लोग के पास समय है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, टाइम। आप लोग सबने 12th किया है या ग्रेजुएशन में है, और अभी आप लोग के दिमाग में क्लिक किया कि भाई मुझे बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, मतलब कि आप लोग के पास बहुत जबरदस्त समय है। अब इसमें सारे समय होने का आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे, तो अपने बेसिक्स को, जो हमारी कंक्रीट बुक्स हैं, जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, उन पे अपना टाइम दे करके। और बेसिक बुक्स हमारी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारी, जैसे कहा जाता है ना सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो वैसे ही जो हमारे एग्जाम की बिल्डिंग ब्लॉक है वो है हमारी एनसीईआरटी की किताबें। मैं ये किताबें उनको रिकमेंड नहीं करता हूं जो आपके फाइनल ईयर 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर लिए हैं, उनको मैं नहीं करूंगा रिकमेंड। लेकिन आप सब लोग जो लोग बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे कि सर आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर हैं या आर्थिक रूप से मजबूत हैं, फिर हमारा क्या है। तो सबके लिए सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी की किताब अब जरूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरू कीजिए। आप सबने 12th किया है, आप सबके पास एनसीईआरटी किताबें होंगी, 11th 12th 9th 10th या अपने भाई बहन छोटे की किताब होगी, उनकी किताबों को लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। मार्केट में आपके एनसीईआरटी का सेट मिलता है, उसको उठा लीजिए। एनसीईआरटी किताबें ज्यादा महंगी नहीं होती है, फिर भी आप उसको नहीं कर पाते हैं, एक्सेस अगर नहीं कर पाए, आप गांव वगैरह में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह जहां से एक्सेस कर पाना मुश्किल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, एनसीईआरटी की वेबसाइट या प्ले स्टोर से एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की सरकारी किताबें आपको मुहैया पीडीएफ फॉर्म में हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी का दौर है तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम करते हैं। अब जब आपने क्लास 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, यहां तक कि एनसीईआरटी को आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स तो 9th 10th में आपके आएगा, इसके अलावा साइंस का, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी सोचने की जो क्षमता है ना वह एक अलग प्रोस्पेक्टिव में काम करेगी, जो आपको अन्य लोगों से अलग करेगी। और जैसे आपके अंदर यह चीज होने लगा ना, समझ लिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब चीजों को गंभीरता से सोचने लगिएगा और रट्टा मत मारिए, समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को आपने पढ़ना शुरू किया तो समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका जो होता है ना, कि जैसे आप एनसीईआरटी की किताब को उठाइएगा तो हाउ टू रीड एक शुरुआत में एक ऑप्शन होता है, उसको पहले पढ़िए कि कैसे इस किताब को पढ़ें। फिर उसके बाद अपने चैप्टर वाइज बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ एक बार पढ़िए पहला राउंड में, ये नहीं कि भाई पहला राउंड में पढ़े नोट्स भी बना रहे हैं, घिचपिच हो जाएगा। पहले एक बार पढ़िए, दिमाग में एक कॉन्क्रीट आइडिया लाइए। अब इसके साथ साथ एक अपने अंदर आदत डालिए न्यूज़पेपर की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप द हिंदू पढ़िए या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी एक अखबार, कोई भी हिंदी अखबार, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कोई भी एक अखबार, प्रभात खबर, जनसत्ता, कोई भी एक अखबार लीजिए,
और उसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को पढ़िए। महत्वपूर्ण सेक्शन मतलब ये नहीं कि भाई जो रहता है आपके सिटी वाले में कि फलाना ने उसको चाकू घोपा, वो सब नहीं। स्पोर्ट्स का सेक्शन, उससे पहले वाले पेज में आपके इकोनॉमिक का सेक्शन होता है, वो फ्रंट पेज में कुछ न्यूज है, कोई बर्निंग इश्यूज है, उसको पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मणिपुर वाला बर्निंग इश्यूज, तो आप जब उसको पढ़ेंगे, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, तो आपके अंदर एक जबरदस्त आयाम उत्पन्न होगा, एक आइडिया उत्पन्न होगा, और उन्हीं आइडिया से, उसी सोच के साथ आपने जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 12th क्लास के बच्चे के लिए यह बहुत इंटरेस्टिंग और एक नई तरीके से दुनिया को देखने का आयाम आपको ओपन करेगा। और जब आप यह सब करने लगेंगे तो आप बिल्कुल एक सही रास्ते पे जा रहे होंगे कि 12th के साथ साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करने के सही रास्ते पे। अब एक तीसरा प्रश्न आता है कि क्या सर मेंस राइटिंग कब से करें, या मेंस की पुपड़ी कब से बजाएं हम लोग? ये बहुत ही गंभीर सवाल। तो मेंस आंसर राइटिंग जो है ना, जब आपने सिलेबस को जान लिया है तो आपने देखेंगे कि बीपीएससी के सिलेबस में जो मेंस का सिलेबस है उसमें आपके 2 जीएस है, जीएस 1, जीएस 2 और एक आपका है एसए। बाकी एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्वालिफाइंग है, हिंदी भी आपका क्वालिफाइंग होता है। मेन आपके ये 3 होगा 900 नंबर का। अब इसका आंसर राइटिंग अभी मत लिखिए, अभी सही समय नहीं आपके इसके आंसर राइटिंग लिखने का। हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। अगर फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि आपने एक सेट मत बनाइए। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान के चलिए कि आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी, और क्लास 6 की एनसीईआरटी आपने पढ़ा, और क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपने मौर्य एम्पायर को पढ़ा, ठीक है, मौर्य एम्पायर को आपने पढ़ा। अब मौर्य एम्पायर को पढ़ने के बाद आपने इसके बारे में मौर्य के आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी जाना। अब मौर्य आर्ट एंड कल्चर जो कि बीपीएससी मेंस का एक हॉट फेवरेट टॉपिक है, अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आप एक मार्केट से ले आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आप पाएंगे कि आंसर भी दिया हुआ है, इंटरनेट पे सोर्स किए और फिर लिख लिए। इस तरीके से आप लेकर के चलिए। ऐसा नहीं कि भाई एक तरफ से बैठ करके पूरा बना ले फिर एक तरफ से बनाए, नहीं, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, एक ठोस बनाइए। अब इस तरीके से आपने उसको कर लिया, फिर आगे कभी रिवीजन आपका मन करे तो इस टॉपिक को वापस से कर लिया। या कभी आपने क्लास 8 में आपने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा, अब उसको आपने लिख दिया। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बन सकते हैं और आप ऐसे करके लिख सकते हैं। एक प्रॉपर सेट वगैरह भी मत मारिए, आप लोगों ने 12th किया, अभी सेट वगैरह मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने बनता है वो यह कि सिलेबस जो है हमारी कैसे मदद करेगा, मदद सिलेबस हमारी कैसे करेगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी भी एग्जाम के लिए उसका जो सिलेबस है वह रामबाण के रूप में, मैं आपको गाइडेंस देता हूं, जब बड़े भाई के नाते आपको बोल रहा हूं, सिलेबस को रट जाइए। पहली बार मैं बोल रहा हूं रटने की बात, सिलेबस को रट जाइए। रटिए क्यों? एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे लेट अस सपोज कि जीएस 1 है और एक आपका है जीएस 2, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस 1 का जो सेक्शन 1 है वह आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है और उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेक्शन 2 आपका करंट अफेयर्स है, सेक्शन 3 आपका स्टैटिक है, और जीएस 2 का सेक्शन 1 पॉलिटी, जीएस 2 का सेक्शन 2 आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके टॉपिक, सब टॉपिक, ठीक है, इसके टॉपिक और सब टॉपिक, सब चीज आपके दिमाग में होने चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? जैसे लेट अस सपोज कि आपने पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा या पॉलिटी का आपने सिलेबस देखा, आपके दिमाग में है कि भाई पॉलिटी से जो क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई आपके आर्टिकल अखबार में पढ़ा तो आप उसको ज्यादा गंभीरता से पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पंचायत से क्वेश्चन आते तो पंचायत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आपके आए कानून या कुछ महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई आप उसको नोट डाउन कर लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण, नई जेनेटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत चल रहा है, वो सब कुछ आया, आपने उसको नोट डाउन कर लिया। तो सिलेबस आपके दिमाग में रहना चाहिए। सिलेबस से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। कहा जाता है क्रिकेट मैच में एक अच्छा क्रिकेटर वो है जो हर बॉल पे छक्का मारे, वो नहीं। अच्छा क्रिकेटर वो होता है जो कब उसको स्ट्राइक रेट बढ़ानी है, कब उसको स्लो डाउन करना है, कब मैच को भांपते हुए आगे बढ़ना है, टीम को लीड करना है, वो अच्छा खिलाड़ी कहलाता है। तो आप सब लोग अच्छे खिलाड़ी बनिए। कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको
कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे क्या पोर्शन होने वाला है, और ये तभी हो पाएगा संभव जब आपने सिलेबस को देख लिया। सिलेबस आपके मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी पब्लिकेशन का आप खरीद सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस, और उसके बाद आप आसानी से अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से, एक अलग प्रोस्पेक्टिव से आप लेकर के जा सकते हैं। तो सिलेबस आपके ऐसे मदद करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इस्तेमाल करें? अब जब आपने एनसीईआरटी इस तमाम तरह की चीजों को पढ़ लिया, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इस्तेमाल करेगा? जैसे मैं लेटर सपोज बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, प्रीलिम्स का आपका पेपर है, प्रीलिम्स की हम लोग बात करते हैं, आपने प्रीलिम्स को देखा। अब प्रीलिम्स में आपके हैं 150 नंबर। अब इस 150 नंबर को आपने देखा। अब इस 150 नंबर में आपने जब प्रीलिम्स में देखा तो लेट अस सपोज आपने देखा कि हिस्ट्री से यहां पे आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, और 30 में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से आपके बन रहे हैं 15 क्वेश्चन। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कि आपके गांधीयन एरा से बन रहे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, तो आप गांधीयन एरा को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हूं बस, कि इससे आप टॉपिक, सब टॉपिक और उसके सब टॉपिक पे आप जा सकते हैं, और इससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमको कौन से पोर्शन पे कितना मेहनत करना है और कौन सा पोर्शन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, और तभी हो पाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। तो इस वीडियो के बाद आप सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ सिलेबस, ये सारी की सारी चीजें किसी भी जो भी आप एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं आपके पास होनी ही चाहिए। नहीं तो ऐसे वीडियो आएंगे, बहुत लोग देखेंगे, चले जाएंगे। कितने लोग सपना सोचते हैं और सपना बस हकीकत में नहीं तब्दील हो पाता, एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं बन पाता। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है, और मेरा मकसद है आपके इस इंटरेस्ट को, आपके जो सपना है उस सपने को हकीकत में तब्दील करना। और एक लक्ष्य बिना योजना के महज एक इच्छा होती है। तो ये योजना मैं आपको बता रहा हूं, इस योजना को फॉलो अप कर लीजिए अभी ही से। इसके बाद क्या कोचिंग की जरूरत है? बड़ा गंभीर सवाल। जब हम देखते हैं आईआईटी मेडिकल्स के लिए तो क्लास 6-7 से ही कोचिंग का प्रावधान है। आप देखिएगा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, 6, 7, 8, 9, 10, 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, इस प्रकार तमाम तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं। तो क्या बीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग की जरूरत है? जवाब है ना, बिल्कुल अभी आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया है इस प्रकार को फॉलो अप कीजिए। इसको अगर आप फॉलो अप करते हैं या किसी भी प्रकार की आपकी समस्या आती है तो बीपीएससी उत्कर्ष तो आपके साथ है ही। आप अपनी समस्या को, इसको फॉलो अप करने के बाद इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। कभी भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी कोचिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आराम से जो मैंने पैटर्न आपको बताया है इस पैटर्न को आप फॉलो अप करें, और आसानी से आप 12th के साथ साथ एक बीपीएससी की प्रिपरेशन का एक आयाम आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस। जब आपके पास ये चीज हो गया, अब उसके बाद आप अपने बेसिक्स बुक्स से तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी। तीसरी चीज जो आपको करनी है, न्यूज़पेपर की आदत, न्यूज़पेपर की आदत। चौथी चीज जो आपको नहीं करनी है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल बहुत गंभीर प्रोस्पेक्टिव है, मैंने सोचा इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। अब गलत इस्तेमाल क्या हुआ? गलत इस्तेमाल मतलब यह हुआ, सबसे पहले रील्स देखना बंद कीजिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रील्स देखना बंद कीजिए। कोई माई का लाल नहीं है कि एक बार कोई अगर रील्स देख ले और वहीं पे रुक जाए। ऐसे ऐसे चलता है ना, स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप करके देखने लगते हैं, उसको बंद कीजिए। उसकी जगह आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अनवांटेड चैनल्स उनको अनसब्सक्राइब कीजिए, म्यूट कीजिए। आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया आपके लिए हथियार भी है तो आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी है। आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करें जिस चैनल से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, मोटिवेशनल होता है ना, कई लोगों को लगता है मोटिवेशनल वीडियो देख के हमको मोटिवेशन, वो चंद घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए होता है। रियल मोटिवेशन यहां से आती है। अगर आपने ठान लिया ना
तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी यहां पे आऊंगा, बोलूंगा, आप मेरी बातों से मोटिवेट हो जाएंगे, इंस्पायर्ड हो जाएंगे, कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जब तक आपने नहीं ठाना कि मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, तब तक नहीं हो सकता। कोई मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा। मोटिवेशन आपके लिए, रियल मोटिवेशन वो है, आपके घर में आपके बूढ़े मां बाप, आपके घर की जो समस्या है वो आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। आपके घर में जो घर वाले रिश्तेदार आपके ताना दे रहे हैं कि इस लड़की की शादी करा दो, वो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि एक रील्स या मैं आकर के यहां पे कुछ बोल दूं, ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इसको दिमाग से निकालिए। और मोटिवेशन करने के लिए जो आपके अंदर की काबिलियत है उसको निकालिए। जो आपके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसको अपना मोटिवेशन बनाइए। आपके रिश्तेदार आपको ताना देते हैं, आपके दोस्त आपको वैल्यू नहीं देते, आपके पैसे की समस्या, इसको मोटिवेशन बनाए कि मुझे इस चीज को बदलना है अगले 2 सालों में, या मैं प्रण लेता हूं 2 या 3 सालों में मुझे बदलना है, अपने खानदान का पहला अधिकारी बनना है। प्रण लीजिए मेरे साथ। और मैं गारंटी देता हूं यार, मेरा सपना था इस एग्जाम को क्लियर करना, मेरा सपना था अधिकारी बनना, नहीं बन पाया अभी तक। पूरे स्टेट पीसीएस यूपीएससी को मिला के 13 बार मेंस दिया है मैंने, नहीं हो पाया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अब मेरा सपना आप लोग पूरा करेंगे, या प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, बोल रहा हूं यहां से, मतलब हूं खड़ा, खड़ा था, खड़ा हूं और आगे खड़ा रहूंगा। लाइव बोल रहा हूं, क्लास में बोल रहा हूं, वीडियो हमेशा मौजूद रहेगी। और 12th की प्रिपरेशन से आप लोग तैयार हो जाइए। मुझे लगा कि यार बच्चे कहां दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मैंने अपनी जर्नी से कंक्लूड किया। मैं भी 12th में था, ऐसे मुझे नहीं पता था करना क्या है यार, बस चल रहा है। तो अगर आप यहां से तैयारी करेंगे ना, आदित्य सर आपके साथ दिल से जुड़े हैं, दिल का रिश्ता आपके साथ है। कोई ऐसा नहीं कि बस बोल दिया आ गए, हो गया, व्यू अटोल लिए चले गए, नहीं। हमेशा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल के जवाब कि 12th के साथ प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, आपको मिल गया होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी प्रश्न हो आपके, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। या तो मैं उसका जवाब, छोटा प्रश्न होगा तो वहीं दूंगा, नहीं तो उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी मेरा अगला जो टारगेट है कि 10 चीजें जो आप तैयारी के दौरान ना करते हैं, या 10 चीजें जो आपको तैयारी के दौरान नहीं करनी चाहिए, उस पर एक वीडियो आपको बनाऊंगा, जल्दी दूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और एक चीज को आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और एक और चीज याद रखिएगा, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिर कर उठ खड़ा होना नहीं जानता। तो दोस्तों, बीपीएससी उत्कर्ष एक क्रांति लाएगी आप सबके जीवन में, मेरा यह मानना है। हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे और आपकी तैयारी में एक रोल अदा करेंगे। हर एक गांव गांव तक इस वीडियो को पहुंचाइए। लगना चाहिए कि हर एक वो एस्पिरेंट जो आपकी तरह है वो इस एग्जाम को क्लियर करेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और जो भी आपकी तरह के एस्पिरेंट है, हमारी तरह के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।